आज हम हुड़ों के आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो हुड़ों के आक्रमण से पहले स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो स्कंदगुप्त का समय 455 से 467 ईस्वी के मध्य रहा है। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त या क्रमादित्य शासक बना। इसके समय में घटनाओं की जानकारी उसके जूनागढ़ अथवा गिरनार तथा भितरी अभिलेख से प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। इसके अनेक सुदूर चीनी के साथ मित्रतापूर्वक संबंध की जानकारी मिलती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी अयोध्या बनाई थी। स्कंदगुप्त के काल में ही मध्य एशियाई एक बर्बर जाति हुड़ों का आक्रमण का प्रारंभ हुआ या हुड़ों का आक्रमण हुआ। अब हम हुड़ों के आक्रमण के बारे में बात करें तो हुड़ लोग खानाबदोशी जंगली जातियों का एक समूह था। वे मंगोल जाति के थे जो कि सीथियन की एक शाखा थी। वे पूर्णतः असभ्य, जंगली और बर्बर थे तथा युद्ध से उनका बड़ा प्रेम था। लूटमार करना उनका पेशा था तथा सैनिक जीवन बिताने में वे गौरव अनुभव करते थे। आरंभ में वे चीन के पड़ोस में रहते थे। वे पश्चिम की ओर बढ़े और दो भागों में विभक्त हो गए। एक भाग वोल्गा की ओर चला गया और दूसरा भाग आक्सस की ओर चला गया। जो हुड़ यूरोप आए वे काले हुड़ कहलाए और उनकी सबसे महान नेता एटिला था। जो हुड़ ईरान और भारत में रहने वाले श्वेत हुड़ थे। सदी ईस्वी के मध्य वे आक्सस घाटी में शक्तिशाली बन गए। 484 ईस्वी में उसके राजा अक्सानवर ने ईरान के राजा फिरोज को परास्त कर उनका वध कर दिया। उसने हुड़ों का मान बढ़ गया और 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में वे एक विशाल साम्राज्य पर राज करने लगे जिसकी राजधानी बल्ख थी। फारस पर हुड़ों के आधिपत्य हो जाने पर उनके लिए भारत का दरवाजा भी खुल गया। अब वे बादल की तरह उमड़ते हुए भारत पर छा जाने की चेष्टा करने लगे। चीनी यात्री सुंग युंग जिसने 515 से 520 ईस्वी के आसपास भारत की यात्रा की, उसने अपने समसामयिक हुड़ुक शासक के विषय में लिखा है जिनका वंश 2 पीढ़ियों से गांधार पर शासन कर रहा था। सुंगयुंग के अनुसार ही हुड़ का पहला शासक तिगिन था जिसने गांधार पर अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना की, जबकि तोमर हुड़ द्वारा ऐसा प्रथम शासक था जिसने कि भारत के मध्यवर्ती भागों पर अपना विजय अभियान किया। धन्य विष्णु के एरड़ या मालवा अभिलेख से एक तोरड़ शासक का उल्लेख होता है जो उद्धोंत सूरी नामक एक जैन सिद्धांत के ग्रंथ तोरमाड़ शासक का उल्लेख मिलता है जिसका शासन चंद्रभागा या चिनाब नदी के तट पर था। पवैया के नाम से जाना जाता था। तोमर के पुत्र का नाम एक मिहिर कुल था जो कि एक शक्तिशाली शासक था। वह शैव धर्म का एक कट्टर उपासक शासक था। प्रारंभ में वह बौद्ध धर्म का जिज्ञासु व्यक्ति था परंतु बाद में उसका वह कट्टर विरोधी हो गया। उसने बौद्ध धर्म के ऊपर काफी जुल्म ढाए थे। मालवा के शासक यशोवर्मन और मंदसौर अभिलेख 532 ईस्वी के अनुसार उसने मिहिर कुल को पराजित किया था। हेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य को मिहिर कुल को पराजित करने में सफलता मिली थी। वास्तव में गुप्त साम्राज्य के पतन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हुड़ों के आक्रमण ने ही निभाई थी। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हुड़ों को मल्लेच कहा गया है। हुड़ों का उल्लेख महाभारत, कालिदास के रघुवंशम, हर्षचरित्र, सोमदेव कृति, बौद्ध धर्म में ललित विस्तार आदि में हुआ है। स्कंदगुप्त ने अपने साम्राज्य से हुड़ों को बाहर खदेड़ दिया। उसने हुड़ों को सुरक्षा के निमित्त अपने सौराष्ट्र प्रांत में मोर्चा स्थलों पर रक्षाओं की नियुक्ति की थी। स्कंदगुप्त वैष्णव मतावलंबी था। उसकी उपाधि परम भागवत की थी। उसने गिरनार या सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर चक्रपलिक भी उसकी भांति वैष्णव धर्म को मानने वाला था। इसलिए जानकारी स्कंदगुप्त के गिरनार अभिलेख से मिलती है। वैष्णव मतानुयायी होने के बावजूद भी स्कंदगुप्त धार्मिक दृष्टिकोण से एक सहिष्णु शासक था। उसके समय में सूर्य की भी पूजा होती थी। इसके इंदौर लेख के अनुसार इंद्रप्रस्थ जो इंदौर के एक सूर्य मंदिर था। स्कंदगुप्त का नाम स्कंद कार्तिकेय से संबंधित है जो कि शिव के पुत्र माने जाते। स्कंदगुप्त में रजत मुद्राओं पर मयूर का चित्र अंकित है और जो कार्तिकेय का वाहक माना जाता है। कार्तिकेय का विशेष गुण सेनापतित्व है और यही स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व की भी सबसे बड़ी विशेषता थी। स्कंदगुप्त ने बैल प्रकार के सिक्के भी जारी
किए, बैल शिव का वाहक माना जाता है। ये सब ऐसे उदाहरण है जो कि स्कंदगुप्त को धार्मिक सहिष्णुता की नीति की पुष्टि कराता है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य के पतन की प्रारंभिक क्रिया प्रारंभ हो गई। उसकी मृत्यु के बाद ही पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य और कुमारगुप्त द्वितीय और बुद्धगुप्त जैसे शासकों ने शासन किया। कुमारगुप्त द्वितीय के काल में सारनाथ अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है, जो कि बुद्ध की प्रतिमा पर उत्कीर्णित है। यह प्रथम गुप्त नरेश है जिसके समय का लेख सारनाथ से प्राप्त हुआ है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त माना जाता है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's